अस्सलाम वालेकुम। माली साल 2024-25 के बजट के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होगा, यानी आज हमें पता चलेगा कि पिछले 365 दिन हमारी जो मुआशी कारकर्दगी है वो क्या रही, इक्तिसादी कारकर्दगी क्या रही। एक चलन है कि हमेशा से हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन पता चलता है कि जनाब ये वाला टारगेट भी मिस हुआ, ये जीडीपी ग्रोथ का था, ये एग्रीकल्चर का था, ये फला ग्रोथ का था, इसके अलावा ये फिस्कल डेफिसिट का था, ये भी हम अचीव नहीं कर पाए, ये इन्फ्लेशन का टारगेट था कि इसको इतना महदूद रखेंगे, वो भी नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें आज भी यकीनन हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। लेकिन इस साल का बजट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से कहा जा रहा है कि हम फिर आईएमएफ के एक और प्रोग्राम के दर के ऊपर खड़े हैं, और बात की जा रही है कि आईएमएफ ये जो बजट है, आने वाला बजट जो कल पेश किया जाएगा, वो प्री रिक्विजिट होगा आईएमएफ प्रोग्राम के पेशगी इक़दामात, इसको तस्वुर किया जा रहा है। और अब हालत यह है कि खुद आईएमएफ और दीगर हमारे जो लैंडर्स हैं उनके नज़दीक पाकिस्तान की ग्रोथ कोई मायने नहीं रखती, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कोई मायने नहीं लगती। असल जो फोकस है उनका वो महसूलात के ऊपर है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर है, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर है। इंतहाई अहम मौजू को हम प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे। कराची में हमारे साथ मौजूद है जनाब फरहान महमूद साहब। फरहान महमूद जो कि तजियाकार हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर इनसे बात होती है। ऑयल सेक्टर के ऊपर इनका बड़ा फोकस है और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा चलेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स जनाब डॉक्टर नदीमुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त चूंकि आप और यानी पाइड और उसके साथ हम देख रहे हैं कि प्राइम जो कि पाकिस्तान पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी है, इन्होंने मिलकर एक रिफॉर्म्स कमीशन कायम किया, टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में टैक्सेस का है, और आने वाला बजट भी जो है वो भरमार होगी उसमें टैक्सों के हवाले से। तो मौजूदा जो फरसुदा निज़ाम है, पहले तो ये बताइएगा कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया हमारे इस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, क्या बुनियादी नकाइस मौजूद हैं जो कमीशन की फाइंडिंग्स है। सर, सबसे बुनियादी जो प्रॉब्लम है जी कि हमारा टैक्स सिस्टम इधर उधर घूमता रहता है। जब मर्जी आती है तो हम जो हुकूमत है वो एक मिनी बजट पास कर देती है, अपनी मर्जी से टैक्स लगा देते हैं, कभी डीम्ड इनकम, कभी टर्नओवर, कभी कुछ। अगर हम दुनिया में देखें जो इकोनॉमी चलने का तरीका होता है वो होता है ये कि एक टैक्स पॉलिसी बन जाती है और वो फिर साल कई दफ़ा डेकेड्स चेंज नहीं होती, कोई नए टैक्स नहीं लगते। क्योंकि अगर आप नए टैक्स लगाएंगे और चीज़ें इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो फिर एनवायरनमेंट में अनसर्टनिटी आ जाती है, लोग इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, वो तो ट्रस्ट हुकूमत के साथ ख़त्म हो जाता है। इकोनॉमी चलती है ट्रस्ट पे। तो पहली चीज़ तो है स्टेबल प्रिडिक्टेबल टैक्स पॉलिसी जो 10-15-20 साल चेंज ही ना हो। दूसरी चीज़ ये है जी कि इसके साथ ही हमें ये चाहिए कि ये टैक्स पॉलिसी ऐसी हो जो ये ना करे कि बंद कर दे मुल्क को। ये टैक्स पॉलिसी टेररिस्ट चलती है। हमें चाहिए ओपन इकोनॉमी, कंपेटिटिव इकोनॉमी जो चले दुनिया के साथ। तीसरी चीज हमें चाहिए कि जो टैक्स पॉलिसी हो बेस्ड ऑन रिसर्च एंड थिंकिंग, ये नहीं कि अपनी मनमानी जैसे कि होता है, कभी कुछ आ गया अब इधर टैक्स लगा दो उधर टैक्स लगा दो, ये गलत चीजें बंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें, और हमने हिसाब लगाया कि बगैर इस किस्म की चीजें किए अगर आप सिंपल टैक्स पॉलिसी रखेंगे तो फिर भी आप पैसे बहुत बना सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है कि अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप अपना काम खुद नहीं कर सकते, तो लोगों को गालियां मत दें, लोगों को ये टैक्स चोर वगैरह मत कहें। बहुत सारा प्रॉब्लम है कि एफपीआर खुद अपना काम ठीक नहीं करती। और दूसरी चीज ये है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एफपीआर के जो करेंदे हैं, जी जब लोगों के साथ बात करते तो अच्छी बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज टैक्स सिस्टम होना चाहिए और आपको आराम से क्या कहते हैं टैक्स देने की इजाजत दें, और वो देंगे। और सिंपल टैक्सेस रखें और थोड़े टैक्सेस रखें और कम कीमत उनकी मिकदार रखें।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फरहान, ये बताइएगा कि कितना इस वक्त पेचीदा आप निज़ाम देख रहे हैं पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से, कि डॉक्टर साहब ने भी कहा टैक्स पाकिस्तान की पॉपुलेशन उठा के देखिए कितनी उसमें पढ़ी लिखी है, कितनी अनपढ़, और उसमें जो इंतहाई पेचीदा निज़ाम है टैक्सेस का, वो कितना बड़ा हर्डल है। क्योंकि हमेशा जब आप होलसेल रिटेल की तरफ जाते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि जनाब बहुत पेचीदगी है, एक सिंगल पेपर हो, सादा सी चीज़ें हों, ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे। और फिर जो हमारा कंपोजिशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो मेरे ख्याल से 63-64% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हार्डली 33-34% डायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये तो सवाल सबसे बड़ा एफबीआर टैक्स अथॉरिटी जो है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है, उसकी अपनी वर्किंग के ऊपर है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो एक, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, एक पूरा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। और वो ये नहीं होगा कि 1 साल या 2 साल के बेसिस पे, आपको एक 5 साल का विजन लेना पड़ेगा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट है, रिटेलर्स हैं, जो कि अगर आप देखें तो कोई नज़र ही नहीं आता। मज़े की बात है, आपका सर्विसेज सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे हमें कहीं नज़र ही नहीं आता टैक्सेस, ठीक है ना। अब अभी भी अगर आप देखें जो टैक्सेस का इस साल का भी है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे हैं कि 39% इस दफ़ा की ग्रोथ दिखा रहे हैं वो, ठीक है। अब इसमें से भी अगर हम देखें ना, तो एक ही सेक्टर है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट आपका सेक्टर, यहाँ पे सुपर टैक्स भी उन्होंने लगा दिया, ठीक है, सारे टैक्सेस की भरमार के दी। अब वो हुआ ये कि वो आउटपुट नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, आउटपुट हमारा पाकिस्तान का 3 से 4 साल का लो टाइम पे चल रहा है आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो प्राइसेस को पास ऑन करके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बन की और अर्निंग्स दिखाई, ग्रोथ दिखाई, और उसमें से आपको टैक्स मिल गया। तो ये पॉलिसी क्या होती है, ये भी आपकी इन्फ्लेशनरी है। हमें रास्ते वो ढूंढने पड़ेंगे कि जहाँ पे हमारा एडिशनल टैक्स नेट में एक बंदा आए और वो कंटिन्यूस टैक्स हमें दे सके। इसी तरह आप सेल्स टैक्स की भी देखें तो तकरीबन 19% की ग्रोथ कह रहे हैं। अब जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन एवरेज साल की 24% है, वहाँ पे 19% का मतलब है कि आप पीछे रहे हैं। यानी हमें तो वो जो नए लोगों को सेल्स टैक्स में आना था वो भी नहीं आ सके। ठीक है, नए लोगों के हवाले से आपकी जरा मैं यही इसी पॉइंट को रखूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये जो हमेशा पाकिस्तान में फिनोमेना दे दिया गया है फाइलर और नॉन फाइलर का, नॉन फाइलर क्या होता है दुनिया में कहीं नहीं होता, बट पाकिस्तान में एक चीज़, ये भी एक क्लास है नॉन फाइलर की। तो ये फाइलर, नॉन फाइलर, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, इन कैटेगरी से क्या ऑब्जर्वेशन है आपके कमीशन की, और इकदाम क्या तजवीज़ किए गए? हमारी कमीशन यही कह रही है जी कि ये एफपीआर की फेलिंग है, ये हमारी फेलिंग है। ये जो बार बार ये जो अभी फरहान साहब ने बात कही है, कुछ हद तक ठीक है, बहुत हद तक मैं डिसएग्री करता हूँ। एक तो इस मुल्क में हम ये बातें कर करके तंग नहीं आ जाते हैं, फाइलर, नॉन फाइलर और टैक्स बेस और टैक्स नेट और ये। देखिए, बात सुनिए, बात बड़ी सिंपल है। अगर एफपीआर नॉन फाइलर फाइलर कहती है तो कोई फिर टैक्स नेट नहीं बढ़ सकता। फिर ये कहना टैक्स नेट में नहीं, टैक्स नेट में सब है। उनको फाइलर, नॉन फाइलर का आपने स्टेटस दिया, फिर उनको गालियां कहते भी दे दिया, आप नॉन फाइलर है, नॉन रजिस्टर्ड है, फिर क्या बात हुई? फिर ये जो हम कहते हैं नहीं टैक्स नेट में नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ये गलत बातें हैं, प्लीज इनको बंद कर दें। कोई ऐसी चीज नहीं, सब टैक्स नेट में है। किसी को नॉन फाइलर का हो, किसी को नॉन रजिस्टर्ड का हो, एफपीआर ने कहा, हमने तो निकाला। तो इनको छोड़ दे, कोई लॉ नहीं तोड़ रहा, ये खुद अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतने बजाय हमें कहने के। असल बात ये है कि हम टैक्स पे इतना गौर क्यों करते हैं? हमारी इकोनॉमी बैठ गई है, इन्वेस्टमेंट आपकी 12% पे तकरीबन चली गई, बल्कि खत्म ही हो गई है। आपकी जीडीपी ग्रोथ 2 पे है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट नीचे की है 35%। इन चीजों की हम बात नहीं करते, हम टैक्स नेट की बात करते हैं। तो फंड कह रहा है कि नहीं टैक्स 300 बिलियन, बिल्कुल ठीक है, 300 बिलियन के वो बिल्कुल कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं आप कुछ और कर नहीं सकते। आप मुझे बताइए, अगर ये सिर्फ एक बात करें, पीएसटीपी क्यों नहीं काट सकते? पीएसटीपी बढ़ाने की बात करें, पीएसटीपी क्यों नहीं कटना चाहिए? मैं खुद डिप्टी चेयरमैन हूं प्लानिंग कमेटी का, मेरा कल मैंने किताब भी इस पे लिखी है, पीएसटीपी बंद कर। ये पॉलिटिकल पीएसटीपी जो है ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, या तो इसको बंद करें। इसके लिए हम टैक्स इकट्ठे करके क्या फायदा? नंबर 2 जो हमने चीज लिखी है, बार बार लिखते हैं, ये सरकारी घर क्यों बना रहे हैं? अभी लाहौर में एक और जीओआर शुरू हो गया। क्या हमारी इस वक्त जो हम बैंक्रप्सी के करीब है, डिफॉल्ट के करीब है, क्या हमारी सरकारी तरजीह ये है कि हम जीओआर बनाएं, सरकारी घर बनाएं, वो भी टैक्स लेके? तो खुदा के वास्ते हम फंड को कह सकते हैं भाई हम 300 नहीं इकट्ठे करते। हम ये जो गलत बातें ये बंद कर रहे हैं, ये हम जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स इनको बंद कर रहे हैं, सरकारी घर बनाने बंद कर रहे हैं, हम कुछ और भी, और जो हमारी इतनी एजेंसीज बनी हुई हैं हम उनको बंद कर रहे हैं। अभी एक और क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बना दी, अभी क्यों बना दी? 1000 एजेंसीज हैं, अभी नया हाउसिंग अथॉरिटी वहीं पड़ी हुई है, उसको बंद क्यों नहीं करते? ये चीजें हमें बंद करनी है और हमें अपने खर्चे भी कम करने हैं, सिर्फ ये नहीं कि टैक्स जीडीपी रेशियो।
अच्छा सर, लेकिन बात सर ये कि दुनिया भर में टैक्स कोई जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता। टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है, रियासती इदारे या टैक्स अथॉरिटीज जो है वो वसूल करती हैं। पाकिस्तान में होलसेलर, रिटेलर, फिर आपका ये जो एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, कुछ हम कहें तो फिर इस्तेकाक मजरू होता है लोगों का। इसी तरीके से रियल एस्टेट हो गया। ये इनके ऊपर क्यों गवर्नमेंट का डंडा नहीं चलता? क्यों वो निज़ाम वजह नहीं कर सके कि जनाब अभी भी इतनी बड़ी क्लास जो है वो टैक्स नेट से बाहर है? अब डंडा क्यों चलाएं जबकि आपने लॉ देखें, रियल एस्टेट को आपने लॉ बनाई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज चाहिए। तो अब रियल एस्टेट क्यों, सॉरी एग्रीकल्चर को आप क्यों उनको गालियां दे रहे हैं? वो टैक्स नेट से बाहर नहीं है, वो टैक्स नेट के अंदर है। जो आप दुकानों की बात करें, वो टैक्स नेट के अंदर है। आपने खुद रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड बनाया हुआ, आपने खुद ही कहा है नॉन फाइलर फाइलर। देखिए कोई टैक्स नेट का प्रॉब्लम, टैक्स नेट में है लोग। ये और बात है कि आपकी हुकूमत उनको छूट दे रही है, खुद ही दे रही है। तो ये कहना कि टैक्स नेट बढ़ाओ ये गलत बात है। आप छूट क्यों दे रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं चेंज करते ये चीज? नॉन फाइलर, मैं जाके लैंड क्रूजर खरीदता हूँ और मैं उस पर 5% टैक्स देता हूँ, एक बारी नहीं 3 बारी, फिर भी मैं नॉन फाइलर हूँ। तो ये तो फिर मेरा होता, आपने खुद छूट दी हुई है ना। अगर मैं जाके जमीन का कारोबार कर रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं इकट्ठा करना, तो ये टैक्स नेट की बातें अब टीवी वाले खुद ही अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। सब टैक्स नेट में है सर, सिर्फ हुकूमत इकट्ठा नहीं करना चाहती, ना उसको कोई पता है क्या करना है। इनकॉम्पिटेंस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है फरहान साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए, मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि वो एक कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए। अब आप ये देखें कि जो टैक्स है, कि ये भी चीज़ है, आपको जो फैसिलिटी है, ये नहीं मैं कह रहा बाहर तो आपका है ही, उन्होंने देना ही है, लेकिन यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। आपको इस तरह के इंसेंटिव्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाहर अब्रॉड, अगर कोई बंदा टैक्स दे रहा है, उसको क्या मिल रहा है हुकूमत से, ठीक है? तो बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं जो कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल रहा है आपको। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा फियर को उसको कम कर। अब अभी हमने इस दफ़ा देखा, जो नॉन फाइलर थे, जो पहले फाइलर्स थे, नॉन फाइलर हुआ, वो ठीक है, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने टैक्स किए, 1 साल नहीं किया या 2 साल, उनके वो सिम्स बंद हो गए। अच्छा, मज़े की बात ये, बंद उनकी होनी चाहिए थी कि डेटा आपके पास मौजूद है। आप उसमें से जिन्होंने टैक्स पे थे, आप फाइल, उनमें से लेस करके जो रह गए उनकी बंद करनी। मतलब हमारी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच बहुत बड़ी है कि जो ऑलरेडी दे रहा है, आप उसको मजीद उसके अंदर से जूस निकालें। सिमिलर आपका, मैंने आपको आपके कॉर्पोरेट टैक्स के बताया, एक ही सेक्टर है, आप वहां से निकाल। अब हो ये रहा है उससे, मैंने आपको बताया कि जहां हमारी आउटपुट चली गई पीछे 4 साल, इन्फ्लेशन भी उन्होंने पास ऑन की सारी प्राइसेस को। तो ये एक सेक्टर या हम 2 सेक्टर के हम बात नहीं करें, हमें थोड़ा सा कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि किस किस जगह पे हमारे पास बहुत सारी अभी जगह हैं जिसमें फूड सेक्टर के अंदर है, बहुत जगह है, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं और फिर लोगों को कन्विंस करने, जो नहीं है उनको ठीक टैक्स है, नेट में। ठीक सर, जरा लास्ट मैं आपका, जी सर। मैं भी बताइए, हम, मेरा ख्याल है हम एक ही काम करें, सिर्फ टैक्स इकट्ठा करें। और अगर हम टैक्स 50% जीडीपी पे चले जाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ, हम बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएंगे, हम माशाल्लाह अमेरिका बन जाएंगे। ये जो टैक्स जीडीपी रेशियो पे आपका मीडिया का जो फोकस है, मुझे समझ नहीं आती। और ये जो सारे कॉमेंटेटर्स का फोकस है टैक्स, मैंने आपसे बात की अभी, पीएसटीपी क्यों नहीं कट हो सकता, मुझे बताइए। पीएसटीपी में आपने 300% और इंक्रीज कर दिया ये पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स प्रोजेक्ट्स। ये पार्लियामेंटेरियन के प्रोजेक्ट्स में पता है बिल्कुल गलत प्रोजेक्ट, इनको नहीं खत्म करना। हमने सड़कें नहीं बनानी बंद करनी। कितने फ्लाईओवर चाहिए आपको, कितनी आपको चाहिए? ये टैक्स इसलिए देना है आपने, टैक्स इसलिए देना है कि जीओआर बने, घर बने सरकारी मुलाजिम के। टैक्स इसलिए देना है आपने कि आप माशाल्लाह जितने पैसे मर्जी जाया करें, बाहर सैरें करें, जो मर्जी। यार कोई एक्सपेंडिचर साइड को भी खुदा के वास्ते मीडिया वाले कोई बात करें। इस पे एक चीज़ में जी सबसे बड़ी जो है, जो ये कह रहे हैं कि खर्चे, बिल्कुल बात सही। अब आपका जो मार्कअप रेट है, जो आपकी फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट की, वो अगर हम एक अभी 1% 1.5% बढ़ाए, इसी से कुछ 400-500 अरब का फर्क पड़ेगा। ठीक है, नहीं ये हम बड़े बड़े मेजर आएंगे, है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, मिलेगी। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि पीएसडीपी के ऊपर क्यों कट नहीं लगाते, वजह सारी है कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें हैं। अगर सड़कें नहीं बनाएंगे और एमएनए एमपीएस जो हैं वो खर्चा नहीं करेंगे, तो फिर उनका वोट बैंक कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही डायरेक्शन है। इस वक्त जो डॉक्टर नदीमुल हक हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रांसमिशन में आपसे बात हुई, और डॉक्टर नदीमुल हक जो कि पाइड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और बात सारी है कि जो है वो
खुद टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से संजीदा क्यों नहीं होती? क्यों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो है एज डॉक्टर नदीमुल हक सेड कि सब टैक्स देते हैं, लेकिन ये जो शोशा है फाइलर और नॉन फाइलर का, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड का, ये हुकूमत खुद जो है इसको सही क्यों नहीं करती? एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और अशफाक तोला साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, मारूफ टैक्स कंसल्टेंट है और पाकिस्तान में टैक्स गुरु कहा जाता है। तोला साहब को बहुत शुक्रिया। तोला साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, आज जो इकोनॉमिक सर्वे आज आना है और उसके पैरेलल आपका जो रिसर्च हाउस है वो क्या चीज़ें सामने लेकर आया, क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? तोला साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना रिलीज कर दिया है इकोनॉमिक रिव्यू। आपको भी भेज दिया है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज दी है। और हमारे हिसाब से द सिचुएशन एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इज वेरी ग्लूमी। देखें, हमने इंडस्ट्रियल साइड पे रिकवर की है, बट वेरी नॉमिनल हमने की है। और एग्रीकल्चर साइड पे इसने हमें इस मतलब बचा लिया है माशाल्लाह से। स्पेशली वीट, आपकी कॉटन ने, आपके राइस ने आपको बहुत बचाया है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ सर्विस सेक्टर भी कोई इस मतलब इतना परफॉर्म नहीं कर सका। वी ऑल नो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट भी काफी है, हाँ। परचेजिंग पावर नहीं है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो काफी इन्फ्रिंज हुई है, एग्रीगेट सप्लाई ऑब्वियसली हुई है कॉस्ट फैक्टर की वजह से, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन की वजह से, जो आपकी ये गजा की वॉर चली है, जो यूक्रेन वॉर की वजह से भी काफी हो रहा है। आपके इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, पॉलिसी रेट आपने काफी हाई रखा हुआ है। ये तो एक छोटी सी ब्रीथ ली है हमें 2.5% की, तो 1.5% की, सॉरी। तो वो मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज दिस ईयर वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक ईयर। एंड आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कल आपने एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो आपने जी। कम्युनिके में भी पढ़ा था कि आने वाला वक्त भी उनके हिसाब से सही नहीं है। और वो ये कह रहे हैं सर, इन्फ्लेशन में उनका राइज होगा। तोला साहब, उनका फोकस भी बजट के ऊपर है और बजटरी मेजर्स जो हैं वो देखा जाएगा कि किस हद तक इन्फ्लेशन लेकर आ सकते हैं, किस हद तक प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं तोला साहब से इसके ऊपर जवाब चाहूंगा, लेकिन इससे पहले जरा प्राइम मिनिस्टर की तरफ चलेंगे जो कि काबीना इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त काबीना से बात कर रहे हैं, बातचीत का सिलसिला उनका जारी है। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस वक्त जो तवक्कात हैं, जो चीन डेलीगेशन गया था उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। एक बार फिर अशफाक तोला साहब की तरफ चलेंगे। तोला साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी, बिल्कुल मौजूद। ओके जी। अब पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कुछ नंबर्स हमारे पास भी आए, जरा बताइएगा इन लाइन विद योर ओन जो आपकी रिसर्च है उसके मुताबिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ आपने कहा कि उसने बड़ी इज्जत रख ली, 6.25% की ग्रोथ कही जा रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली 1.21% और जो सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ है ओनली 1.21% ग्रोथ। यही है, इसी तरह का है कुछ सिलसिला? जी जी, इसी तरीके से है। एपीसीसी ने ये लास्ट वीक दिया था और अब आज आपको इंशाल्लाह इकोनॉमिक सर्वे में यही रिपोर्ट मिलेगी। ओके, नाउ अब ये बताइए कि स्टेट बैंक खुद फोकस कर रहा है इस वक्त बजटरी मेजर्स के हवाले से, फोकस है जनाब बजट आज जो पेश किया जाएगा, और खुद हमारे जो लैंडर्स हैं उनके लिए हमारी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ वो इतनी मानी नहीं रखती जितना रेवेन्यू है। तो कितना अहम आप समझते हैं कि ये अपकमिंग बजट होगा? देखिए, लैंडर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप उनके पास जाएंगे, वो अपनी कंडीशंस देंगे। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर उन्होंने कोई कंडीशन रखी है। सवाल तो ये पैदा होता है ना, जब आप टैक्सेशन सिस्टम में ये मैं पिछले 10 सालों से आपके प्रोग्राम में, हर जगह में, मीडिया पे, हमारे रिसर्च हाउस की सारी पब्लिकेशन में ये मिला होगा आपको कि इक्विटी की बुनियाद पे जब आप टैक्स नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे। अब लास्ट ईयर की हमारी रिपोर्ट थी जो आरआरएमसी ने बनाई थी, और आप उसमें देखें इक्विटी की बुनियाद पर वो सारी सिस्टम को हमने फाइन ट्यून कर दिया था। नॉट मे बी 100%, 80% तक तो हम कर चुके थे। तो उस वक्त ये पॉलिटिकल इकोनॉमी आड़े आ जाती है, कभी आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी आड़े आ जाती है, कभी क्या आड़े आ जाता है। तो ये अगर आप फैसले करेंगे इस तरीके, अब देखें, दो मैं प्रोपोजल्स की मैं मिसाल देता हूं आपको जो हमने लास्ट ईयर कहे थे, जो इस मरतबा जो मुझे न्यूज रिपोर्ट्स मिल रही है कि कंसिडर किए जा रहे हैं, वो एक मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्टर्स। ये इस साल इतना बेनिफिट नहीं देगा जो पिछले साल देने वाला था।
दूसरा एक है आपका दुकानदारों पे, जो हमने कहा था विदहोल्डिंग टैक्स से आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कर, उस दोनों ये जो थे कम से कम 750 से 800 अरब के टैक्सेस थे। हाँ। अगर आप उसको लगा लेते तो आज अपने टारगेट को एक्सीड कर जाते, और अगर आप कर जाते तो आप पे ये मुश्किलात ना आती, आपका सिस्टम ट्यून हो जाता। 2-4 और प्रपोजल थे हमारे, जिसमें एक प्रपोजल था हमारा कि जी जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है 3 साल से, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल पड़े हुए हैं, सरकार का पैसा है जिसमें टैक्स शामिल है, सही तो है। आप टैक्स दे दें, आप बाद में एडजस्ट करना चाहें कर लें। अब ये इकोनॉमी के आपके जो ग्रेप पॉइंट्स हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे, very concerned. और आईएमएफ आपको इस तरीके से खुली इजाजत नहीं दे सकता कि जी आप मादर पिदर अदा दो और आप कर लें। दूसरा, आईएमएफ की जो कंडीशन है, और जो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, जो मैं समझता हूँ महंगाई का बायस बनेगी, वो कल मैंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो उन्होंने अप्रूवल की है अगले 5 साल का रोड मैप जो आपने देखा होगा, उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े इंपोर्ट के साथ, 68 बिलियन के इंपोर्ट और 40 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ इतना बड़ा आपका आ सकेगा। ये पॉइंट उन्होंने जो कहा 1% ऑफ द जीडीपी, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये कहीं ज्यादा होगा, फिर आप सफोकेट होंगे, आपको फिर फॉरेन कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर आईएमएफ का दरवाजा खटखटा अगेन सर, दैट्स अ विशियस सर्कल ना, आप यहां से निकलते हैं फिर वहीं पे जाके जो है वो 360 डिग्री पे जाकर खड़े हो जाते हैं। हमने एक काम इस मरतबा कर दिया है, ये जो कॉम हमें कहती है ना, हमारे पब्लिकेशन में आज हमने सुबह रिलीज कर दी है, इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फिगर्स गिवन बाय एपीसीसी और एनईसी, और जो हमने वर्ल्ड रिसर्च हमारी होती है हर महीने हम तो निकालते हैं, उसमें हमने एक पूरा होम ग्रोन प्लान तैयार करके दिया है कि जी आईएमएफ और नो आईएमएफ, ये आपको देखना पड़ेगा। आप ये दिस इज हाई टाइम, यू हैव टू बेटर लेट देन नेवर, बट आज कर लें आप, अगर नहीं करेंगे आप तो अगले 4 प्रोग्राम भी आप यही कह देंगे कि जी आखिरी प्रोग्राम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर नदीमुल हक साहब से बात हो रही थी और तस्करा ये था कि जनाब ये हुकूमत जो कट्स लगाती है ये पीएसडीपी के ऊपर क्यों नहीं लगते, क्योंकि वहां पर तो सारी पॉलिटिकल ग्रांट्स होती हैं, वहां पर वुजरा की, वहां पर जो एमएनएस की, एमपीएस की, वहां पर ये सारी चीजें हैं, तो इसको क्यों नहीं देखा जाता? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर तोला साहब? इमरान, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप आज देख लें पीएसडीपी को कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल कितना खर्चा होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ बात यह है कि ये प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होते, पैसे होते ही नहीं है आपको कि इसको आप खर्च कर सको। दूसरी बात यह है, नदीम साहब हमारे बड़े मोहतरम है, यही चीजें हमने लास्ट ईयर उनको कही थी कि आप टैक्स रिफॉर्म्स कर लो। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कारदार साहब और सारे और भी दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वही है, अगर हमारी रिपोर्ट को पिछले साल अगर थोड़ा सा फोर्स करवा देते, क्योंकि पाइट के नुमाइंदे में हमारे साथ थे आरआरएमसी में, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा आज इफेक्टिव हम हो जाते, सब इफेक्टिव हो जाते। बट हैविंग सेड दिस, नदीम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको सिंबॉलिक वे में सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा, अपने गवर्नमेंट के अखराजात को कम करने पड़ेंगे। ठीक है, जरा होल्ड ऑन, यहाँ पे रुके, फरहान महमूद भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये फरहान, हमेशा बात होती है कि जनाब ऑस्टेरिटी की तरफ आए और गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग, अपने अखराजात, रादर अखराजात जो है शाहाना अखराजात कम करे, बट ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इस जैसी और इससे पहले जैसी जो इत्तेहादी हुकूमत है वहाँ तो नवाजने की पॉलिसीज होती है, आपको पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो इस तरह के सेटअप में इस तरह की बातें जेब देती हैं, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है? देखिए, मेरे हद तक ये हम पहले तो बातें करते थे, अब काफ़ी चीज़ें हद तक चेंज हुई हैं जब से आईएमएफ आपको प्रेशर उसने क्रिएट किया, आपकी इकोनॉमी को बेसिकली ठीक करना चाह रहा। अब आपका सब्सिडीज का कल्चर जो हमें पता है कि किस तरह से जाती थी, वो एक तरह से ख़त्म हो गई है, ठीक है। पीएसडीपी की जो वो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आज भी देखें तो मुश्किल से 250-300 अरब का होगा, जहाँ ये पहले 700-800 अरब के करीब। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हुई हैं, इससे इम्पैक्ट जो हम ये कह रहे हैं कि जो ये पहले चीज़ें होती थी वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि जो एक सबसे बड़ा वाज़े फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है और आपकी उसकी मद में अगर आप 60 ट्रिलियन का आपका मार्कअप पे दे देते हैं, अगर उसका आपका 150-100 मजीद कम करते हैं तो आपका 400-500 अरब वहाँ से फ़र्क आएगा। आपका अभी करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। अच्छा, उससे ये होगा कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि पिछले 3-4 साल के वॉल्यूम्स पे लो पे चला गया, हम 4 साल पहले के आउटपुट पे जा चुके, जिसकी वजह से रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो फिर चीजें, क्योंकि वहां से आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तोला साहब, ये कल का जो मूव था 1.5% पॉलिसी रेट कम हुआ है, 150 बेसिस पॉइंट्स।
किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे क्या व्यू आपका है, स्पेशली इन्फ्लेशन को देखते हुए, और जो कॉशियस अप्रोच फिर होगी सेंट्रल बैंक की, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं आप? फरहान, आप मेरा ये प्लान आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो मैं कह रहा हूँ, सर आप वो तो मैं पढ़ लूंगा ना, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हैं। मैं बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा आराम रखें। देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि सबसे पहले तो आप हर चीज को ठीक करना शुरू करें। जैसे फरहान साहब ने कहा ना अभी कि करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल है। भाई मैनेजेबल है इसलिए कि आप 52 बिलियन की आप इंपोर्ट अपना करेंगे। अगर आईएमएफ के कहने पे 68 बिलियन की इंपोर्ट आप अगर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर 58 बिलियन भी कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, पता लगेगा कि आपको क्या कर, क्यों एक्सपोर्ट आपकी इतनी नहीं बढ़ी जिस वॉल्यूम पे आप चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला है, जो कि हम इस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे, जो स्टेट बैंक इसको ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी करेंसी पैरिटी है। इस वक्त आपकी डॉलर की वैल्यू 235 रुपए है, हम कहते हैं 235, ऑप्टिमस कहता है 243 और गोल्डमैन सैक कहता है 224। तो उसमें 9% इन्फ्लेशन तो वहीं पे आपका, उस इन्फ्लेशन को अगर आप मिटिगेट कर दो और उसको ऑफसेट कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली पॉलिसी रेट भी नीचे आ रहा है, आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, आपकी पहिया भी चल रहा है, आपकी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। और आप एक्सचेंज रेगुलेशन रखें, टैक्स रिफॉर्म्स रखें, फिजिकल डिसिप्लिन रखें, तो आपको आईएमएफ की रेसिपी की जरूरत नहीं है। मैं दिस इज व्हाट आई एम प्रोजेक्टिंग, आई एम सेइंग टू एवरीवन। अवाम को भी ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे दोस्त हमारे बहुत सारे कहते हैं कि जी आईएमएफ की बहुत जरूरत है, मैं नहीं कहता कि इतनी जरूरत नहीं है। हाँ। मगर एक बात याद रखें, आप इनको स्टैंड बाय प्रोग्राम रखें कि जी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे लेंगे, हमें लेने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। काश सर जी, काश के ऐसा हो कि हम नहीं, आई एम सॉरी, ये हमारी अपनी विश एंड विशफुल थिंकिंग होती है कि हम खुद जाते हैं उनके बाद। आप काश नहीं है, काश इसलिए नहीं है कि आज आपका करंट अकाउंट जो वरना सरप्लस होता, ये नायली थी आपकी केयरटेकर सेटअप की कि 1.2 बिलियन की वीट मंगा ली उन्होंने, वरना आज आपका 800 बिलियन या एक बिलियन से आपका सरप्लस होता। और अभी भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया इस मरतबा वो 455 मिलियन डॉलर का उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो ये आप उसको आगे सर आने वाली ट्रांसमिशन में आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज इकोनॉमिक सर्वे, फिर बजट भी, और तोला साहब के बगैर हमारी कोई भी ट्रांसमिशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त है, हेडलाइंस का वक्त। ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करते हैं। बजट 2024-25 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची स्टूडियो में फरहान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि किस तरह से देखा जा रहा है ये जो पिछले 365 दिन की कार्रवाई, पिछले 365 डेज की जो हमारी परफॉर्मेंस जो आज रिफ्लेक्ट होनी है इकोनॉमिक जो सर्वे आएगा उसमें। हमेशा हर साल ये वतीरा रहा है कि जनाब बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमारी होती है जब हम टारगेट्स रखते हैं, तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, फिर उसके बाद जो हर ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो मिस कर जाता है और फिर उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करते हैं। तो इस मरतबा भी कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने में आएंगी। एक्चुअली इमरान, यही हमारा एक ट्रेडिशन है और इस दफ़ा भी वही लगता है कि वही होगा, क्योंकि अभी जो प्रिलिमिनरी से नंबर्स आ रहे हैं उससे तो यही महसूस होता है कि बिज़नेस एज यूजुअल है। और बिज़नेस एज यूजुअल आपको पता है कि पिछले 50 साल में 24 IMF प्रोग्राम्स हमने भुगताए हैं और कभी उनको मुकम्मल तो हमने नहीं किया। सो आई थिंक ये एक और IMF प्रोग्राम भी आएगा और उसके मुताबिक जो टारगेट्स हैं वो भी हम बनाएंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें ज़रा मसले होंगे, तो वो हम थोड़ा देर गुजार लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। सो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटेजिक है आउटलुक वो ये है कि जो मिलता है वो ले लें, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा।
लेकिन सर Unfortunately, ये तो फिर तो हमारा शायद ये 24वां प्रोग्राम भी कम होगा, 23वां 24वां, फिर तो एक हर हुकूमत को इस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा इस अप्रोच के साथ। अच्छा, कहा यह जाता है कि जनाब ये जो इकोनॉमिक सर्वे होगा ये पीडीएम की हुकूमत का होगा और बजट जो होगा वो पीडीएम 2 की हुकूमत का होगा। अदर देन दिस पॉलिटिकल सारी चीजें इनको अगर हम हटाते हैं तो कितना टफ कहा जा रहा है मौजूदा बजट, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में हम जाने वाले हैं और ये प्री रिक्विजिट भी कहा जा रहा है और पेशगी इकदामात प्रायर एक्शन भी कहा जा रहा है, तो जो बड़ी इस वक्त चीखें निकलने वाली हैं फिर आवाम की। सर देखें, बात ये है कि ये जो लास्ट ईयर है ये सबसे वर्स्ट था हमारी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वेस्टमेंट आपको पता है वो है एक इनपुट जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, और हमारी ग्रोथ जो है वो भी जो टारगेट था उससे हम खासे नीचे आए हैं। तो मेन इशू इसमें इन्वेस्टमेंट का है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक आउटलुक जो है वो एंटी इन्वेस्टमेंट है। वो ज़्यादातर हम टैक्सेस के चक्कर में पड़े हैं। वी आर इनटू बिग गवर्नमेंट और टैक्स एंड स्पेंड एटीट्यूड है कि हुकूमत को छोटा नहीं करना, अखराजात को छोटा नहीं करना, इधर उधर के खर्चे करने अनरिलेटेड इवन टू डेवलपमेंट। तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ती चली जाएं, नंबर जो हैं ब्यूरोक्रेसी के वो भी बढ़ते जाएं। अब आप देखें, एक ज़माना था बिजली का पूरा निज़ाम वापडा चलाता था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब 25 ऑर्गेनाइजेशन बिजली के निज़ाम को चला रही हैं और ये दुनिया का सबसे ख़राब तरीन निज़ाम हम बना चुके हैं। सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में दे रहे हैं और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी बैठ गया, हमारी इंडस्ट्री भी बैठ गई है, हमारे लोग जो हैं वो गरीब हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस एज़ यूजुअल से ठीक नहीं होंगी, और ये मुझे लगता है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल अप्रोच जो है हमारी वो इसी तरह चलेगी। अच्छा, अगर हम देखें, हमने कोशिश कर ली है, सऊदी अरेबिया, यूएई, अब चाइना से भी हम चक्कर लगा के आ गए हैं और कोशिश की होगी कि भाई हमें ज़रा थोड़े से और पैसे दे दें, थोड़ा और गुजारा हो जाए। लेकिन अब कुछ एंड गेम नज़र आ रही है। अब आपको नहीं, लेकिन एंड गेम सर करने पड़ेंगे। नहीं, एंड गेम जो है वो जाहिर है कि हमेशा से एक रोल ओवर के ऊपर फोकस रहा। चाइना बहुत बड़ा क्रेडिटर है, $30 बिलियन का उसके पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है। ये एंड गेम जो है इसको थोड़ी सी जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो फिर ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आईएमएफ है। अदर देन क्या है फिर हमारे पास? देखें, बात ये है कि आईएमएफ का तो जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारा पहला स्टेप है ना, वो एंड गेम तो नहीं है, ये पहला स्टेप है। जो असल चीज़ है कि इसके बाद आपने अपनी इकोनॉमी के साथ क्या करना है। नंबर 1 मेरे नज़र में आपने टैक्स की बजाय आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने हुकूमत का पेट ज़रा काटना है, उसको छोटा करना है, ताकि टैक्स में जो इजाफे हैं वो रोके जाएं, और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना है कि वो इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्ट वो उसी वक्त करेगी जब आप मैसिव किस्म की डीरेगुलेशन करेंगे, जब आप बेशुमार प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जब आप प्राइवेटाइजेशन करके अपने कर्जे उतारेंगे, जब आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्चा करेंगे, जब आप देखें इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 एडवांटेज यूथ है, और नंबर 2 ये है कि यूथ जो है वो रूरल इकॉनमी से निकल के अर्बन इकॉनमी में आ रहा है। और अर्बन इकॉनमी में आपके कम अज़ कम 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको आपने इकोनॉमिकली वायबल करना है, और उनमें आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है वहाँ के लोगों के लिए आपने उसको डेवलप करना है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स के काबिल हो और अपनी डिफरेंट चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करें। क्योंकि हमारी ये इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी तो है ना, इसकी तो गेम खत्म हो गई। यानी पूरा हमें अपना जो हमारा जो इकोनॉमिक इसका मॉडल है उसको चेंज करने की जरूरत है, और पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। अच्छा, फरहान महमूद भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ जी। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो
इंटरेस्ट रेट जिस लेवल्स पे हैं, मतलब ये जब तक ये नीचे नहीं आते, ऑलरेडी जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कॉस्ट डॉक्टर साहब इज देयर, इन्फ्लेशन है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, तो आप जो है वो ऐसा क्या देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को हुकूमत जो है ये सपोर्ट कर सकती है? मज़ीद इंटरेस्ट रेट चाहिए? और दूसरा ये है कि जो आप इस दफ़ा जीडीपी ग्रोथ आप कह रहे थे उसमें एग्रीकल्चर सारा सपोर्ट था 6%, अब ऑलरेडी जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस वो काफ़ी ऊपर हैं, तो क्या समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर स्लो डाउन होगा और फिर सपोर्ट आपको चाहिए होगी इंडस्ट्रियल और सर्विसेज से? एंड हैविंग सेड दैट सर, उसमें रख लीजिएगा जरा जो अभी अभी हमारा वीट क्राइसिस भी हुआ, जिस तरीके से डिमोरलाइज हुए हमारी जो किसान, तो आगे हम देख रहे हैं फिर ये 6% की ग्रोथ और ये सारी चीजें। डॉक्टर साहब प्लीज। देखें, आपको एक नंबर वन, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना तो आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा इकोनॉमी को। आप उसको इस्लामाबाद से बैठ के, मिनिस्ट्रीज में बैठ के ये आप काम नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं ला सकते। सो आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा और जो आपका रेगुलेटरी बर्डन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको 18th अमेंडमेंट के तहत जो डेफिनेशन है फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स के, उसके मुताबिक आपने काम करना है। ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट भी वही काम करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, और सारे ओवरलैप कर रहे हैं। तो बेशुमार डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी फेडरल गवर्नमेंट की, और लोकल और नीचे जाके उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बिजली का निज़ाम टोटली चेंज करना पड़ेगा, इसको कम्पेटिटिव पावर मार्केट बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले सोलराइजेशन को बहुत तेज़ करना पड़ेगा ताकि जो आपका एक तो इंपोर्ट बिल कम हो जो फॉसिल फ्यूल्स का चल रहा है, और दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी सस्ती बिजली कम से कम इंडस्ट्री को मिले, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स को मिले, और फिर डोमेस्टिक लोग अपने घरों पे लगाएं, और ये छुटकारा हम हासिल करें पावर मिनिस्ट्री से वंस एंड फॉर ऑल, ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें अपनी इकोनॉमी पे और बिजनेस पे और बाकी चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि ये पीएसडीपी और प्लानिंग डिवीज़न को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इसका रोल अब ख़त्म हो चुका है। अब आपकी सेंट्रल प्लानिंग नहीं होगी, अब आपको जो भी काम करना है शहर अपनी डेवलपमेंट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करें, इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, और ये दुनिया पहले कर चुकी है अनफॉर्चुनेटली। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को उसकी असल रूह के अंदर हमें अपनाना होगा, तभी बात बनेगी उसका, क्योंकि वो कानून है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, और उसके मुताबिक हमारे अखराजात जो हैं वो रैशनलाइज करने पड़ेंगे, डाउन साइज करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी हुकूमत हम नहीं चला सकते। और जो आपने बात की कि अगर हमें एक मौका मिलता है इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाने का, उसको भी साथ साथ करना है। सो हम मोटिवेट इस वक्त कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। जो सवाल ओरिजिनल था कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाएं, तो आप पहले ये इंडिकेशन दें कि आप हुकूमत को छोटा करेंगे, डीरेगुलेट करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को आज़ाद देंगे। लेकिन सर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्या इतना हौसला रखती हैं कि ये इतने बड़े बड़े इक़दाम जो कहे जा रहे हैं वो कर लें, आइडियली जो कहा जा रहा है? वो नहीं करेंगे तो वो वैसे ही फारूक हो जाएंगे। आई मीन अब आप क्या रह क्या गया, किस चीज़ को प्रोटेक्ट आप कर रहे हैं? आप देख लें ना कि अगर आप बिजली भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उस बिजली से आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, तो क्या ये स्टेटस को तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, दो पॉइंट्स और हैं। एक तो ये कि अक्रॉस द बोर्ड जो अभी पिछले दिनों ताजिर दोस्त स्कीम लेकर आए थे, और मेरे ख्याल से पहला जो वॉलंटरी था उसमें उनका 1 मिलियन का टारगेट था, उसमें 170 ताजिर जो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। दैन उसके बाद लेटर ऑन वो नई मीर साहब जो है उनको डाला उसी के अंदर, तो अब कुछ थोड़े से नंबर्स वगैरह बढ़े हैं। बात यह है कि ये जो एग्जम्पशंस हैं, ये जो एग्जेप्टेड क्लास है, चाहे वो होलसेलर रिटेलर की हो या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो एग्रीकल्चर लॉबी है उसकी हो, या आपके रियल एस्टेट के लोगों की हो, इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पाती हमारी सियासी हुकूमतें कि वंस फॉर ऑल इनसे डील करें और यकसा सबको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए?
लेकिन सबसे बड़ा इशू हमारा जो है ना वो FBR का है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट, और वो ख़त्म हो चुका है। सो आई थिंक नंबर वन, अगर आपने कोई टैक्स के एरिया में काम करना है तो टैक्स रिफॉर्म्स में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम को कंपल्सरीली आप इम्प्लीमेंट करें, जिसमें हर बंदा को अपनी सेल्फ असेसमेंट करे और वो आप फाइल करे टैक्स रिटर्न्स, और उस रिटर्न को आप कंप्यूटर में डालें और डिजिटाइज करें सारा कुछ, और वो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए कि इन्होंने ठीक टैक्स दिया है या नहीं दिया, और अगर ठीक दिया तो उनको रसीद मिल जानी चाहिए, अगर नहीं ठीक दिया तो उनको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलती हुई है और उसको ठीक कर लिया जाए। आई थिंक हमें टैक्स पेयर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें FBR को टोटली डिजिटलाइज, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केसेस लगाएं, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो FBR में आप करें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत डिजिटाइज करके टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करें और फेयर टैक्स सिस्टम बनाएं जिसमें रेट्स भी कम हो, कवरेज भी ज़्यादा हो, और कोई किसी को इंसेंटिव ही ना हो कि वो सर टैक्स हमेशा ये टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाती है, FBR के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन क्यों नहीं हो पाते फिर वो रिफॉर्म्स? ये मतलब सबसे बड़ी वहां पे पेचीदगी क्या सामने आती है, मसला क्या है FBR के रिफॉर्म्स में? आई थिंक सबसे बड़ी पेचीदगी है कि वो डिजिटलाइजेशन नहीं होना देना चाहते। इस वक्त 25,000 के करीब जो लोग FBR में काम करते हैं, मेरा ख्याल 3-4 हज़ार से काम बन जाएगा, प्रोवाइडेड आप टेक्नोलॉजी का वाफिर करें। और अरबों डॉलर हम खर्च कर चुके हैं इस काम पे, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी वहाँ इंडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, So I think seriously you need to induct that technology. ठीक है, यानी फिर तो वही PIA और स्टील मिल की फहरिस्त में ही कतार में हम देख सकते हैं कि जो इस वक्त काम चल रहा है। अच्छा, ये फरहान महमूद भी एक सवाल रखेंगे, लेकिन सवाल के बाद जरा ब्रेक की तरफ चलेंगे, फिर कंटिन्यू। मैं मेरे ख्याल में इसी को कंटिन्यू करूंगा अपना। देखिए, अब इसमें आप मज़े की बात आप ये देखिए, जो हम कह रहे हैं कि जैसे सेल्स टैक्स कोई 3 ट्रिलियन के करीब होगा इस साल, और नॉन टैक्स में अगर आप देखें तो 3.2, ठीक है, तो ये टोटल मिला के कोई 6 ट्रिलियन के करीब। इसमें से मज़े की बात ये है कि अगर मैं सिर्फ ऑयल ले लूँ, हमारा टैक्स इतना महदूद है कि अगर हम ऑयल ही ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, हम सबको मिला लें तो यही कोई तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब तो पहुंच जाएगा। तो मतलब मेजॉरिटी चंक आपका सिर्फ ये है कि विदाउट एनी एफर्ट्स बिजली की प्राइसेस बढ़ी, वहाँ पे आपका टैक्स हुआ, गैस की प्राइसेस हुई, वहाँ हुआ, PDL लगा, वो लगा। इसके अलावा कोई सोर्स अभी भी यही होगा सलमान साहब, मसला ये है कुछ भी नहीं, जैसे अभी अब ये एक बजट रखेंगे, उसके बाद दोबारा से IMF का एक एतराज होगा कि इसको यूं कर, फिर वो एडजस्टमेंट्स जो होंगी अगेन इसी, क्योंकि इजी वे डॉक्टर साहब से इसके ऊपर जरा उनके कमेंट चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ट्रांसमिशन हम डॉक्टर सलमान शाह और फरहान महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। कराची स्टूडियो में फरहान महमूद, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जनाब ये आइंदा आने वाला बजट एक प्री रिक्विजिट होगा, प्रायर एक्शन होगा IMF प्रोग्राम का, और IMF प्रोग्राम के हवाले से जो है वो काफ़ी सख्त इक़दामात हुकूमत लेगी, बजटरी मेजर्स। और कल खुद स्टेट बैंक का भी ये कहना है कि जनाब जो बजटरी मेजर्स हैं वो इंतहाई अहम होंगे इन्फ्लेशन को लेकर। क्या इस वक्त व्यू आपका बन रहा है सर? इमरान, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। एक तो यह है कि पाकिस्तान कौम को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि IMF क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि 22 अरब डॉलर के करीब तसलसल से अगले 3 साल चाहिए। विदाउट दी IMF अम्ब्रेला कोई भी आपको लोन देने को तैयार नहीं है। IMF के साथ क्या लोन तय होगा ये आपके पास है चीज़। इसका मतलब ये है IMF के साथ निगोशिएट करना, IMF के साथ बजटरी प्रपोजल्स रखना, क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखना, पाकिस्तान के टारगेट्स तय करना, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स तय करना, ये आपके पास है। ये मैं इसलिए कहता हूँ और बड़े वसूख से कहता हूँ, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम के अलावा कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ख़त्म नहीं की। वो 13-16 की थी, मैंने एंकर की है उस कोर टीम में वो फैसिलिटी पाकिस्तान के लिए। हम MEFP डॉक्यूमेंट लिखते भी थे, बजट की प्रपोजल्स
पाकिस्तान से बनाकर लेकर जाते थे, इसलिए लेकर जाना पड़ता था कि पाकिस्तान पे एडवाइजरी थी, ये सारी मीटिंग्स दुबई में होती थी। लेकिन पाकिस्तान सर से सर हर चीज उसमें आपको 13-14 वेवर या शायद मेरे ख्याल से 17 वेवर भी मिले थे उस प्रोग्राम में। उसकी वजह ये थी कि आप ये बहुत लोग गुफ्तगू कर देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि गुफ्तगू जो लोग करते हैं उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने अच्छे क्राइटेरियाज मीट कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका बेटा सारे ए स्टार या सारी डिस्टिंक्शन लेता रहे अपने ओ लेवल्स में। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सही। तो कहीं आप उसको कहेंगे कि अगर 3 डिस्टिंक्शंस तुम ले आए हो, मैंने बिजली के खसारा पूरा किया है, मैंने एफबीआर का किया है, तो अगर मैंने ओजी डीसीएल की प्राइवेटाइजेशन नहीं की और उस पर वेवर लिया है, तो मैं ये भी आज समझा दूं उन लोगों को, हम दुबई में बैठे हुए थे, ओजी डीसीएल हमने वादा किया हुआ था, पर हमने उधर जाकर सीसीओपी की मीटिंग की, और चूंकि कीमत गिर चुकी थी, दुनिया में तेल की कीमत नीचे थी, हमने खुद डिसाइड किया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि पाकिस्तान को इस वक्त ओजीडीसीएल की सेकंड प्राइस ऑफरिंग नहीं करनी चाहिए। उस पे अगर आईएमएफ ने वेवर दे भी दिया तो ये पाकिस्तान की बका के लिए काम हुआ। आज भी अगर आप चाहते हैं कि बजट में पाकिस्तान की बका के लिए आप ऐसे टैक्स मेजर्स लाएं जो टैक्स को भी बढ़ाएं, टैक्स नेट को भी बढ़ाएं, टैक्स बेस को भी बढ़ाएं, टैक्स गैप्स को भी पूरे करें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को भी बढ़ाएं, रिटेलर, होलसेल और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को भी टैक्स करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को भी टैक्स करें, पाकिस्तान की जहां जहां पे गैप्स है इन्फोर्समेंट के वो पूरे करें, पाकिस्तान की कंप्लायंस को इंश्योर करें। सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस मैं कहता हूं कि उड़ानी चाहिए। आईएमएफ क्या हमें बताएगा? मैंने लिखा हुआ है अपने सर्वे में, मैंने लिखा हुआ है एफबीआर के डॉक्यूमेंट में कि 14-1500 की है। उसमें से मेडिसिन पे तो उड़ाने को कोई नहीं कह रहा, उस पे वीट पे भी उड़ाने को कोई नहीं कह रहा, बट बहुत सी और मैं आपको ऐसी बता सकता हूं जहां पे रेट कम है। सर आपने सारी बातें 100% बिल्कुल सही, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त की जो हुकूमत थी वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं ला सकी थी, होलसेलर, रिटेलर क्लास, और फिर ये फाइलर, नॉन फाइलर, ये सारी चीज़ें ये हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं करती? इनके पास एडवाइज़र भी हैं, इनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पाती कि ये सही डायरेक्शन में सही काम करें? एक तो बात ये बड़ी क्लियर रखें कि अ गुड रिफॉर्म एडवाइज़र जो मैं था हुकूमत के लिए, मुझे देखना होता है। मैं 3 साल का पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम कंप्लीट करवा रहा था पाकिस्तान को, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा काम हमने ये किया कि फॉर एग्जांपल एसओईज की पहली रिपोर्ट 2012 में मैंने छापी, अभी भी वेबसाइट पे उनके पड़ी हुई है, और मैंने कहा इतने नुकसान हो रहे हैं। एक मेन्यू था। एफपीआर के काम मैं एफपीआर पे इसलिए छोड़ता हूं कि ये एक टेक्निकल अदारा है पाकिस्तान में, हम उसको बुरा कहें अच्छा कहें, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वक्त टॉप लीडरशिप में है, दे हैव वर्कड विद मी एंड आई नो देम पर्सनली, उनकी समझ अपने काम की इसलिए है कि वो सारी जिंदगी यही काम करते रहे हैं। अब बात ये आ जाती है कि कुछ डिसीजंस जो हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को लेने हैं, बट टेक्निकल लेवल पे उनको भी बहुत इनपुट चाहिए टू गेट द पॉलिसी स्ट्रेटेंड। फिर हर चीज की एक फिजा बननी होती है। इमरान साहब, इस वक्त फिजा बड़ी क्लियर है कि कोई आपको धेला देने को तैयार नहीं है बगैर रिफॉर्म्स जो आपने करने हैं। सो टुडे इज दैट टाइम, टुडे इज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू डू इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब। आपकी कुछ मीटिंग्स भी थी और आप वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम रब्ता करेंगे शब्बर जैदी साहब। ऐसा जो है ट्रांसमिशन हमारी शब्बर जैदी साहब के बगैर यकीनी तौर से जो है वो एक तशनक लबी जो है वो रहेगी। हमारी कोशिश है शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। फरहान महमूद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। फरहान, अभी बात हुई डॉक्टर नदीमुल हक से, बात हुई अशफाक तोला साहब से, डॉक्टर सलमान शाह से, डॉक्टर खाकान नजीब से। इकॉनमी के हवाले से बजट तो ज़ाहिर कि एक दिन की एक्सरसाइज है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर इकॉनमी की है वो इस वक्त क्या आपको नज़र आ रही है? इन लोगों की राय क्या आप देखते हुए? देखें, अभी अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो हुकूमत है, सबसे पहले तो इसकी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसका बनता भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर की तरफ भी गई हैं। जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ पे आपका 10 सालों में एवरेज 8-10 अरब होता था अब वो तकरीबन इस साल कोई
फ्लैट ही रहेगा, शायद हो सकता है कोई 300-400 का डेफिसिट हो जाए। इन्फ्लेशन आपकी पिछले साल के जो इसी महीने थी 38%, वो अब आ गई है के अच्छा, बाहर के अच्छा, 12%। एक जरा जिमनी सा पॉलिटिकल सवाल थोड़ा सा बन जाता है, बट आई वुड लाइक कि आप उसके ऊपर कमेंट करें। पिछला ये जो हम बजट बात कर रहे हैं, ये जो 365 दिन आपके इकोनॉमिक सर्वे होगा, ये पीडीएम का पेश किया हुआ बजट था, ठीक है, और उसके बाद कहा जाता है पीडीएम पार्ट 2, प्राइम मिनिस्टर वही है, उनकी टीम। फिर कितना मुख्तलिफ आपने दोनों की अप्रोच में देखा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना उस गवर्नमेंट में और फिर इसके बाद इस गवर्नमेंट में, कितना मुख्तलिफ आपने देखा? देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो ज़्यादा जो काम था मेरे मन नज़दीक, जो इंटर्म सेटअप आया था उसने बहुत अच्छे मेजर्स लिए थे, जिसमें कीमतों को जो सब्सिडीज थी उसको ख़त्म किया था। ठीक है, वो इन्फ्लेशनरी हो गया, लेकिन समा वो टैक्स की मद में जो पैसा आता है हुकूमत को, वो भी मिलना शुरू हुआ। गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी काम था, गवर्नेंस के ऊपर बहुत काम था, रेगुलेटरी चीज़ों पे बहुत काम था। तो मेरे ख्याल में हालांकि ज़्यादा समहाउ कहा जाता है कि उनके परव्यू में नहीं आता था, उनकी डोमेन में नहीं आती थी बहुत सारी चीजें, बट बियॉन्ड जाके उन्होंने किया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर था वो उस वक्त का, और अगर वो नहीं होता हाँ। तो मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम। डॉलर को जैसे रोका, डॉलर को रोका, बिल्कुल, तो स्मगलिंग बहुत सारे वगैरह। अच्छे थे। हाँ। लेकिन उसका फ़ायदा ये करंट गवर्नमेंट अनाउंस करते हुए आप देखेंगे, जब वो बजट पेश कर रहे होंगे तो ज़्यादातर 60-70% जो है वो परफॉर्मेंस पे ही बात होगी, क्योंकि कुछ कहने को है, कुछ कहने को है। रिफ्लेक्ट हो रही है ना, टैक्स का तो है जो भी होगा, लेकिन इस दफा कुछ कहने को है, जो कि पिछले 1-2 साल में आपके पास कुछ कहने का नहीं था। कॉन्ट्रैक्शन थी जीडीपी, इस दफा थोड़ी, तो समहाउ दे विल ट्राई टू कन्विंस के चीजों को, और ये आईएमएफ को भी पता है। अब रही बात बजट की, मेरे ख्याल में बजट में बहुत सारी चीजें जो भी क्वेश्चन मार्क है वो सामने है। कोई कह रहा है 11.5 ट्रिलियन का टैक्स का होगा, कोई कह रहा है 12-12.5, लेकिन ये 20-21% की ग्रोथ टैक्स की इस दफ़ा इन हालात में करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसका रीज़न ये है कि पिछली दफ़ा 29% इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन था, आपने कीमतें भी बढ़ाई थी सारी चीज़ों की, तो वो भी क्या होता है, टैक्स कलेक्ट आपको होता है, प्राइसेस होती है, उस पर ज़्यादा सेल्स टैक्स लगता है, ड्यूटीज लगती है, इंपोर्ट्स के ऊपर आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे आपकी कलेक्शन वहाँ पे हो गई। प्लस आपने कॉर्पोरेट टैक्स पे भी काफ़ी फोकस, सुपर टैक्स लगाया सारा, सख्त ही नहीं है। तो अब 20 से 21% की टैक्स ग्रोथ करना, जहां पे हुकूमत ये कह रही है कि इन्फ्लेशन 12% है, वहां ये ग्रोथ टैक्स में ले आना बड़ा मुश्किल है। यानी प्रोवाइडेड जीडीपी आपकी जो है अगर 2.4 से 3-3.5% में, वो इतना नहीं है। अच्छा। लेकिन जो इसका मतलब ये कि अगर यहां से कोई टैक्स की ग्रोथ जो ये देख रहा है एफबीआर की, अगर ये 12 के करीब आती है या 11.5 से ऊपर आती है, तो होगा यही कि मजीद टैक्सेस होंगे, वो मजीद इन्फ्लेशन जो हुकूमत कह रही है 12%, शायद वो ये हो सकता है कि 17-18% भी हो जाए, तो वो अचीव करना टैक्स को बड़ा मुश्किल है। वो फिर होगा यही कि ऑयल पे मजीद टैक्स लगे, क्योंकि इजी टू कलेक्ट है, वहां पे हम देख सकते हैं बना देंगे ना, पूरे हर जगह विदहोल्डिंग बन जाएगा सर। फिर तो ये वाली चीज विदहोल्डिंग टैक्स कर लिया, तो ठीक इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी हमें देखना है कि यहाँ पे टैक्स का हुकूमत ने कितना आईएमएफ से नेगोशिएट कर पाई है, और अब सामने क्या चीजें आती हैं, तो ये एक बड़ा एंड अगेन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो फिर वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, वहां पे बहुत सारे आपके हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होते हैं। फरहान महमूद हमारे साथ मौजूद थे, और एक ब्रेक की कॉल है, न्यूज़ बुलेटिन का ब्रेक है, और उसके बाद इंशाल्लाह 4 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी।